नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पे उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और इस वर्कशॉप की थीम है, जैसे आप देख सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हमारे साथ इस समय डॉक्टर दुर्गेश पंत जी मौजूद हैं, जो इसके की आयोजक हैं। कि उनसे डीजी साहब से हम बात करेंगे कि जो सर ये आयोजन है, इसका क्या लक्ष्य है और इसके ज़रिए क्या कुछ करने वाले हैं आप उत्तराखंड के लिए। देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि ये दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, हमने उत्तराखंड से ये सोचा कि दिल्ली में आयोजन इसका हो, चाहे ताकि पूरे देश में एक तो उत्तराखंड की जो ये बात है और पूरे हिमालयी क्षेत्रों के लिए जो क्लाइमेट रेजिलियंस इतना बड़ा विषय है और पूरी की पूरी दुनिया के लिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका हम किस तरह से पोजीशनिंग उत्तराखंड के लिहाज से कर सकते हैं, उसके लिए दिल्ली से उपयुक्त तो कोई जगह नहीं थी। इसलिए हमने इसका यहाँ आयोजन किया है। और एक इस तरह का जो हमने गत वर्ष एक आयोजन किया, उसके अंत में एक बात आई जिसको हम देहरादून डिक्लेरेशन कहते हैं। ये विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कॉन्टिनेंट्स के देशों ने, इसके वहाँ के प्रतिनिधियों ने इसको एंडोर्स किया था कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR क्या होना चाहिए। तो देहरादून डिक्लेरेशन आया था। तो कई बार बात ये होती है कि आयोजन होते हैं, सेमिनार होके ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन इसमें यह आया कि उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। तो आज जैसे उसमें सिलक्यारा रेजिलियंस मॉडल है, या उसमें साइंस ऑफ सर्वाइवल है, NIM के उत्तरकाशी के यहाँ पर प्रिंसिपल आए हुए हैं, कर्नल भदौरिया। इस तरह के कई लोग हैं जो देहरादून डिक्लेरेशन जो गत वर्ष हुआ था उसको आगे ले जाने की बात है। उत्तराखंड जहाँ तक है, काफ़ी आपदाओं का गंवा रहा है, जूझा है। जान माल का बड़ा नुकसान उत्तराखंड के लोगों को उठाना पड़ा है वक्त वक्त पर। तो जो वो रोकने का है, जो आपके प्रिवेंशंस जो होंगे उसको रोकने की दिशा में, अब क्या नई तकनीक या क्या नए स्टेप्स आप उठाने वाले हैं। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी हिमालय है वहाँ तो आपदा चोली दामन का साथ है, रोज़ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हम कितना तैयारी उसके लिए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि चाहे NIDM के लोग हैं या पूरे देश के संस्थानों के लोग हैं, तो अब बहुत सी इस चीज़ में पहले से जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी बात होने लगी है। कम्युनिटीज़ की तैयारी होने की बात होने लगी है, क्योंकि कम्युनिटीज़ तैयार होंगी तभी आप उसको बचा सकते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, चाहे वो जोशीमठ से हों, चाहे उत्तरकाशी से हों, चाहे पिथौरागढ़ का सुदूर क्षेत्र हो, या सिक्किम हो, या लेह लद्दाख हो, पूरे हिमालयी क्षेत्रों में प्रिपेयर्डनेस की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसी के लिए इसका आयोजन है। पंत साहब, अभी जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात की, आज से कुछ 1.5-2 साल पहले उत्तराखंड से एक बात आई थी कि ऐसा कोई ऐप बन रहा है जिस पे पता चलेगा कि कब भूकंप आने वाला है, कब कोई आपदा आने वाली है। किसी मंत्री की ओर से भी कुछ इस तरह का था और बड़ा चर्चा में भी ये चीज़ आई थी। तो उसको लेकर के क्या बोले, कुछ ऐसी तकनीक है अस्तित्व में या फिर आने वाली है। देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। हम ये जानते हैं कि जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, आज इतना डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट से हम बहुत से प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं कि जिससे हम बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले साइक्लोन से इतना नुकसान होता था, हज़ारों लोग उसमें जान का नुकसान होता था, माल का नुकसान होता था। अब कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सी चीज़ों की। इसी तरह से हमको क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में जानकारियाँ होती हैं। इसी तरह से हर अलग अलग तरह की जितनी हमारी आपदाएं हैं, इनके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो वाडिया कर रहे हों, चाहे वो इसरो कर रहा हो, चाहे तमाम संस्थान जो करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये है कि वो आम जन तक पहुँचे। उसी के लिए इसका ये वाला पूरा का पूरा आयोजन है। उत्तराखंड एक देश और दुनिया में पर्यावरण की अलग जगाने वाला राज्य भी रहा है बहुत पहले से ही। और हाल के दिनों में जैसे कुछ पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, कहते हैं कि अभी कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन है, उसी तरह जो सड़क योजनाएं हैं, 4 धाम सड़क योजना है, इस तरह के जो नदी के तटों पर कोई भी नदियां हों वहां तक आदमी अतिक्रमण कर चुका है। तो तमाम तरह के चैलेंजेस हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बनना, बड़ी बड़ी सड़कें बनना, पर्वतों के सीने को चीरना। कुछ लोग उस पर सवाल उठाते हैं। तो एज ए विशेषज्ञ के तौर पर आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या ये वहाँ के पर्यावरण के लिए हिमालयन की जो सेंसिटिविटी है
उसका और इसका कितना रिलेशन है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पहली बात यह है, और बड़ी बात यह है क्योंकि आपने तो स्वयं पर्वत देखे हैं। पर्वत में उनको रोड भी चाहिए, उनको आजीविका भी चाहिए, उनकी आर्थिकी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या अन्य स्थानों में अगर उनके पास आजीविका का है, तो वहाँ के व्यक्ति को भी ये सब कुछ चाहिए। बस ये बात बिल्कुल ठीक है कि आर्थिकी और इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है उसमें समन्वयन होना चाहिए, इस तरह से रहे कि बैलेंस रहे। रोड की आवश्यकता उसको है, लेकिन उसके साथ उसकी अपनी आर्थिकी भी रहे और जो वहाँ की पारिस्थितिकी है उसको भी बचा के रख सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी दिशा में लगातार कार्य किया जाता है, कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक आपने कर्णप्रयाग वाली रेलवे इसकी बात की, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने दुनिया के मॉडल, आपने चाहे स्विट्ज़रलैंड देखा हो, तमाम हैं। आज से नहीं, लगभग 100 वर्ष हो गए होंगे जब से वहाँ रेल लाइन गई है। अब इसमें अलग अलग मैत्रिक हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन एक रोड को काटने के लिए मैंने कई विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने कहा एक रोड को काटने के लिए जो सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, अगर एक टनल बनाई जाती है तो टनल में संक्षेप में वो वहाँ पर पहुँच सकती है। उससे आपके जंगल भी बचते हैं, पारिस्थितिकी भी बचती है और आप पहुँचते भी हैं विशेषज्ञता के आधार पर। तो वहाँ से आप सोचिए कि अगर ये बनती है तो वहाँ की आर्थिकी का स्तर बहुत ऊपर हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनका स्वप्न था, और साथ साथ में मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि लगातार इस तरह की परियोजनाएं भी आगे बढ़ें, ताकि जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए यही नहीं हो कि वो पर्वत को छोड़ के सारे लोग तलहटी में आएँ या प्लेन्स में आ जाएँ। तो इससे ये पूरे इकोसिस्टम को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं कि वो भी बचा रहे और साथ साथ में इस तरह का एक समन्वयन हो जिससे इकोलॉजी भी ठीक रहे, इकोनॉमी भी ठीक रहे, लाइवलीहुड भी ठीक रहे, लोगों को भी लगे कि हाँ, ये उनके पास पूरे का पूरा जो एक सिस्टम बना है वो उनके साथ हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंत जी, दूसरा सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण एक हो जाता है कि जो डिजास्टर है, यानी जो प्राकृतिक आपदा हम कह सकते हैं, उत्तराखंड पलायन का दंश भी वर्षों से झेलता आया है और प्राकृतिक आपदाएं भी कहीं न कहीं उसके मूल में है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं कि भय हैं लोगों के मन में, चले आते हैं पहाड़ को छोड़ करके। आज देहरादून पे जनसंख्या घनत्व का दबाव बन रहा है। जो शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो देहरादून हो, पंतनगर हो, नैनीताल हो या फिर हरिद्वार हो, तो ये जो असंतुलन हो रहा है, पहाड़ खाली और मैदान एक तरह से दबाव जनसंख्या या, तो वो कैसे, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर वहाँ की इकोनॉमी ठीक होगी उन सीमांत क्षेत्रों की, उनके लिए DRR जो दुनिया की सबसे बड़ी बात है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पे कैरिंग कैपेसिटी जिसकी आपने बात की कि किस स्थान में कितनी कैरिंग होनी चाहिए, कहाँ पर है, अगर उनके हम ठीक समाधान खोज पाएंगे इस तरह की विभिन्न विभागों के समन्वयन से, विभिन्न एक्सपर्ट्स की राय से, तो स्वाभाविक तौर पे चाहे आपदा का दंश है वो भी कम होगा, आर्थिकी के लिए जिसके लोग पलायन करते हैं वो भी कम होगा। आप ही मुझे बताइए, दिल्ली की AQI में व्यक्ति क्यों रहना पसंद करेगा अगर उसको चमोली में या उत्तरकाशी में उसके पास लाइवलीहुड भी है, उसके पास आर्थिकी की भी संबल है, उसके पास अच्छा विद्यालय है, उसके पास स्वास्थ्य है, वो पहुंच सकता है, वो क्यों आना? आप ही बताइए। तो इसलिए ये पूरे प्रश्न जुड़े हुए हैं। उसके लिए ये जो हम पूरा का पूरा बात हो रही है ये बहुत आवश्यक है। सेमिनार भी नहीं, वर्कशॉप्स हैं कि आप आइडिया को कैसे हैंड्स ऑन करके आगे को लाएं और सरकार के तौर पे हम किस तरह से उन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ, इसी दिशा में इसका आयोजन किया। कुछ मैन मेड ट्रेजेडीज़ भी उत्तराखंड में है, जैसे हर साल गर्मियों के सीज़न में जंगलों में आग लगना है, या जो नदी के तट है वहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो जाना है, कमर्शियल उनका इस्तेमाल हो जाना है। फिर ये कहें आपकी जो जितने भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इस पे देखते हैं जो आपदाएं हैं आती हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो हमारे नेचुरल सिस्टम्स हैं, जब हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, जहाँ पर ह्यूमन इंड्यूस्ड जो होती हैं, उससे तो होता ही होता है। इसीलिए कम्युनिटी की अवेयरनेस, उसकी सेंसिटिविटी, ये पता चले कि हर पानी की बूंद महत्वपूर्ण है।
जिस दिन वाटर एजुकेशन का ये बात आ जाएगी कि ये प्लेनेट सिर्फ एक है, कि ये हिमालय खड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं उसका संरक्षण करें। नहीं, आप अपने को संरक्षित कर लीजिए, हिमालय को तो जो करना है वो कर ही लेंगे, महान हिमालय हैं। तो इसी बात को समझने के लिए, बात रखने के लिए, और जो ये मानव जनित चीज़ें होती हैं, इसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खुद ही ये रियलाइजेशन हो कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम है तभी हम हैं, अगर ये सिस्टम गड़बड़ा गया तो हम नहीं रहेंगे। उसी के लिए पूरे विश्व समुदाय के लिए हम जिस विश्व आपदा प्रबंधन के सम्मेलन की बात कर रहे हैं, वो हिमालय की इसी आवाज़ की बात है। इसी के लिए मैंने कहा कि ये प्रारंभ तौर पे एज अ प्रिल्यूड उत्तराखंड सरकार की पहल के रूप में हम इसका आयोजन करें। और कहा जाता है कि हिमालय जो है एक युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसमें जो अपने क्रमिक विकास के दौर से अब भी गुजर रहा है। वहाँ जाने अनजाने में अंदर कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनमें भी इस तरह का कोई रोल है जो हिमालय की एक तरह से जो उसकी बनावट है या जो उस तरह से विकास के क्रम से जूझ रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, ये आपको पता ही है कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट से बना हुआ है, और जितने हमारे माउंटेन रेंजेस हैं उसमें करीब करीब आप समझिए कि करीब 5.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले जब हिमालय बने हैं और जिससे तैतीस सागर से पूरी की पूरी उत्पत्ति हुई है, तो जियोलॉजिकल रूप से तो वो एक ये समय बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप पृथ्वी का समय कहें कि 4.6 बिलियन ईयर्स या यूनिवर्स का कहें 13.6 बिलियन ईयर्स, उसकी तुलना में ये समय बहुत कम है। तो उसमें बहुत से मूवमेंट होते रहते हैं, धरती के अंदर भी हैं। तो इसी के लिए तो हमको सजग रहने की ज़रूरत है ना, आवश्यक है। यही वाली तो है कि जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं हम इनका सम्मान करें, उनको उनका स्पेस दें, और अपना जो हमारे पास स्पेस है उसके साथ इस सौहार्द के साथ रहें कि नेचर भी मुस्कुराती रहे, प्रसन्न रहें, नदियाँ भी मुस्कुराएं, और आप भी भली भांति रह सकें। जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो देहरादून में वैश्विक सम्मेलन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कब तक होने की उसकी संभावना है? अभी क्योंकि ये आज कुछ ब्लूप्रिंट उसका किस आज ये उसका पहला है। अब पूरी की पूरी एक बात यह है कि अगर इस तरह की बात समझ में आए जो हिमालयन राज्यों में, जो अन्य राज्यों में, क्योंकि हिमालय सबका है, एक अगर जैसे जैसे इसका माहौल बनता जाएगा तो आगे के, क्योंकि आगामी गत वर्ष हम लोगों ने किया था, आगामी वर्ष में भी है, प्रस्तावित है, जैसे जैसे होगा तो सब्सिक्वेंटली वी विल कम अप विद अ डॉक्यूमेंट या। डॉक्टर पंत साहब, एक अंतिम सवाल कि लोग बहुत बड़ी संख्या में प्रति साल उत्तराखंड की यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा है, हेल्थ टूरिज़म है, तो उन लोग को कैसा व्यवहार एक इंडिविजुअल के हिसाब से करना चाहिए कि जो प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, प्रकृति के प्रति उनका सद्भाव रहे, और जो हिमालय है उसकी जो गरिमा है, जो उसका ब्यूटी है, वो बनी रहे, यथावत रहे? किस तरह का व्यवहार एक आम आदमी को, एक आम टूरिज़्म को करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और हृदय से पूछा। पहली बात यह है कि उनको संवेदनशील होना चाहिए हिमालय के प्रति। हिमालय आस्था के ही प्रतीक नहीं है, विश्वास के ही नहीं है, आध्यात्म के ही नहीं है। हिमालय हमारे अस्तित्व के मापदंड हैं, जिसको हम कहते हैं अस्थि उत्तराश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पर्वतराज हैं। उनका सम्मान हम करें, उनका सम्मान करेंगे तो संरक्षण है, उसके प्रति हम संवेदनशील हैं तो संरक्षण है। हिमालय है तो इस देश की आत्मा है, इस देश का मर्म। धन्यवाद डॉक्टर दुर्गेश पंत जी। आप थे डॉक्टर दुर्गेश पंत, डीजी उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने बताया कि हिमालय है तो हिमालय सबकी आत्मा है, देश की आत्मा है, और उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो महिमा है, उसको बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति विशेष को उसका खास ध्यान रखना चाहिए। हर को संवेदनशील प्रकृति के प्रति और हिमालय के प्रति होना चाहिए। तभी हम जो पर्यावरण संरक्षण की बातें करते हैं, जो आज जलवायु परिवर्तन की बातें करते हैं, जो तमाम तरह की प्राकृतिक चुनौतियां हमारे बीच है, उन पर हम तभी नियंत्रण पा सकते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ सुभाष रतुड़ी, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।